So now next topic we'll start is paleontological evidences. Okay, paleontological evidence is basically related to the fossil fuels, or basically related to the remnants of प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब उनके जो अवशेष रहते हैं, जो ज़मीन में गड़े हुए रहते हैं, तो उनके बेसिस पे, उनके फॉसिल्स के बेसिस पे हम लोग को कुछ एविडेंसेस मिले थे. सो विल सी. इट ऑल्सो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशन. ओके, बिकॉज हम लोग इवोल्यूशन नहीं देख रहे, तो इट इज़ वन ऑफ द एविडेंसेस. सो विल सी नाउ दिस टॉपिक, द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. So first point is large number of organisms, मतलब living things, get buried due to, buried मतलब जमीन के अंदर धस गए, due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. ये जो natural disasters थे, उनके वजह से कुछ organism got buried in the ground. Okay. सो उनसे क्या हुआ, द रिमेनेंट्स एंड द इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स, डेड पार्ट्स थे, ओके, दैट रिमेन प्रिजर्व मतलब वैसे के वैसे ही रहे अंडरग्राउंड. ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स. एंड यू पीपल नो हाउ फॉसिल्स गेट प्रिपेयर्ड, राइट? Fossils get prepared due to the tremendous pressure of Earth's surface and huge heat inside the earth. The remnants of plants and animals turns into fossil. मतलब जो एनिमल्स जमीन के नीचे गड़े हुए हैं ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, उनके ऊपर अर्थ के सरफेस का प्रेशर और अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है, ह्यूज टेम्परेचर, ओके, उसके वजह से क्या होता है, वो जो रिमेनिंग पार्ट्स है, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो टर्न हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, राइट, फॉसिल्स में. सो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले फॉसिल्स का. फॉसिल्स का मतलब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का. ओके, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द स्टडी ऑफ दिस स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. ओके, तो ये फॉसिल से हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिला. सी, द कार्बन कंजम्पशन. देखो, फॉसिल मतलब क्या है कि एनिमल इफ दे गेट डाई, ओके, दे टर्न्स इनटू, दे गेट टर्न इनटू द फॉसिल. फॉसिल में क्या रहता है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल. ये जो तीनों है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल, ये सभी किससे, मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है, दैट इज कार्बन. तो बेसिकली फॉसिल मतलब क्या है, कार्बन. तो कार्बन कंजम्पशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टॉप्स आफ्टर द डेथ. मतलब एनिमल और प्लांट का जो कार्बन कंजम्पशन रहता है, वो डेथ के बाद क्या होता है, स्टॉप होता है. एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूसली. मतलब जो कार्बन का कंजम्पशन रहता है, वो कंजम्पशन क्या हो जाता है, डेथ के बाद स्टॉप हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है, डिकेइंग प्रोसेस. डिकेइंग प्रोसेस मतलब इन शॉर्ट डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ व्हाट, द C14. C14 is what? It is the isotope of carbon. Isotope of carbon. Basically, we have two isotopes, right? C12 and C14. Isotopes मतलब क्या रहता है, the elements which is having same atomic number but different atomic mass number. तो यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, खाली इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है. तो यहाँ पे हम लोग C14 का देखने वाले कि C14 का डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. मतलब जब एनिमल रहता है, एनिमल में C12 भी रहता है, C14 भी रहता है. ओके, मतलब मेरा भी बॉडी है, तो मेरे बॉडी में C12 भी मिलेगा, C14 भी मिलेगा. बट आफ्टर माई डेथ, ओके, व्हाट विल हैपन, C14 का डिकेइंग प्रोसेस चालू होगा. मतलब C14 के कंटेंट कम होते जाएंगे. ओके, सो इनके देखो, बॉडी के अंदर C12 एंड C14 का कुछ तो रेशियो रहता है. मतलब पर सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बॉडी में 12 C है, कितने हैं, लेट्स से कि 100, और मेरे बॉडी में C14 कितने हैं, 100. ओके, आफ्टर डेथ C14 कम होना स्टार्ट होता है. मतलब 100 से 90 होंगे, 90 से 80 होंगे, वो होना स्टार्ट होता है.
बट C12 वैसा ही रहता है। अभी इसके जो कम होने के चांसेस है वो लेट से कि अगर डेली बेसिस पे 5 कम हो रहे हैं, ओके, डेली बेसिस पे 5 कम हो रहा है, लेट से कि XYZ करके एक एनिमल है जिसका डेथ आज हुआ है, तो कल क्या होगा, कल उसके C12 100 ही रहेंगे और C14 क्या बन जाएंगे 95, मतलब 5 से कम होंगे। परसों में क्या होगा, उसके C12 100 ही रहेंगे बट C14 है वो 5 से कम हो जाएंगे, तो मेरा क्या होगा वैल्यू 90 का। तो अगर मुझे बताओ हमारे एनिमल्स के, वो XYZ जो एनिमल है उसके अंदर C14 के कंटेंट लेट से कि 60 मिले आपको, ओके, तो डेली रेशियो क्या है, डेली 5 C14 कम होता है और यहाँ पे टोटल कितने कम है 40, तो 40 कम है मतलब 40 जो C14 कम है उसको डेली के रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 5 मतलब कितना मिला 8, राइट, मतलब उसको मरे हुए 8 डेज हुए हैं, राइट। तो वैसे कैलकुलेशन करके हम लोग कोई भी एनिमल का अगर हमारे पास कुछ फॉसिल्स मिले तो C12 और C14 का रेशियो कैलकुलेट करके हम लोग वो कितने दिन पहले मरा होगा, कितने साल पहले मरा होगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही हमारा पॉइंट है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब इनका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट रहने के सिवाय क्या होता है, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूअसली, मतलब डे बाय डे कुछ तो उसका कैलकुलेशन रहेगा। एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब C12 के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, हमारा C14 क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, ओके, मतलब C14 का वैल्यू कम कम होता जाता है, डीके होता जाता है और C12 वैसा ही रहता है। सो एज द टाइम पासेस सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का जब से डेथ हुआ है उससे आगे एज टाइम पासेस, जैसे टाइम पास होता है, और ये प्लांट्स का ही नहीं एनिमल के हिसाब से भी, मतलब एज अ टाइम पासेस सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, उनका जो टाइम पास हुआ है, टाइम पास्ट हुआ है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14, मतलब C14 की रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या, C14 का जो डिकेइंग हुआ है ना उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, किसके साथ, मतलब किसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, C14 एंड C12 का, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, ओके, प्रेजेंट इन देयर बॉडी। दिस इज द कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड में क्या होता है, सिंपल है, C12 का रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है, C14 का रेडियो एक्टिविटी होता है, मतलब C14 के ऊपर डिकेइंग का प्रोसेस चलता है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ तो प्रोपोर्शन रहेगा 100 to 100, तो ये डेली बेसिस पे 5 से अगर कम हो रहा है तो लेट से कि उसके अंदर अभी 60 ही बचे हैं परसेंटेज और इसका 100 है, तो डेली बेसिस पे अगर 5% कम हो रहा है तो अगर यहाँ पे 60 है तो ये 8 दिन पहले मरा हुआ एनिमल हो सकता है। सो ऐसे हम लोग प्रोपोर्शन निकालते हैं एंड इट इज यूज्ड इन द पैलेओंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओके। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइन, मतलब हम लोग अगर फॉसिल का एज डिटरमाइन होता है बाय सच अ टेक्निक, ओके, कार्बन डेटिंग की टेक्निक, इट बिकम्स इजी टू डेड्यूस, डेड्यूस मतलब कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द erstwhile organism, other erstwhile organism. Erstwhile means similar type of organism, and this indicates vertebrates have been slowly originated from invertebrates. Vertebrates मतलब क्या, जिनको वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे एनिमल कहाँ से ओरिजिनेटेड है, फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, मतलब जिनको बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, ओके, उनसे ही वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए हैं। ये हम लोग को कैसे पता चला, बाय द रिसर्च ऑफ पैलेओंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके, और ये कार्बन डेटिंग के मेथड से, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर कार्बन डेटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट एविडेंस, सेकेंड लास्ट एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स, ओके। कनेक्टिंग लिंक्स विल सी थ्रू टेक्स्ट बुक,
So connecting links, we have to see about duckbill platypus, lungfish, and peripatus. These are the base example for understanding the connecting links. Okay, so first is what? Some plants and animals show some morphological characters. Morphological means what? How our body a structure look like, shape of the body, structure of the body, right? So there was a similarity, right? We saw the morphological evidence. There was a similarity in the structure and body shape, right? And the organ shape. Some parts and animals shows some morphological characters by which they can be related to two different groups. मतलब ऐसा एनिमल जिस एनिमल में दूसरे एनिमल के तरह और दूसरे एनिमल से मिलते जुलते सिमिलर ऑर्गन्स प्रेजेंट है. ओके, और सेम एनिमल में और दूसरे एक एनिमल के भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाई वाला एनिमल है. ओके, वाई वाले एनिमल में दो ऑर्गन ऐसे हैं जो जेड से मिलते हैं और वाई वाले एनिमल में दो अदर ऐसे ऑर्गन्स है जो एक्स से मिलते हैं. मतलब एक्स के दो ऑर्गन वाई के पास है और जेड के भी दो ऑर्गन वाई के पास है. मतलब वाई इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एक्स एंड जेड. ओके, that's what we need to see over here. See, some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. मतलब ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, बट ये दोनों ग्रुप से मिलते जुलते कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गन रिलेटेड स्ट्रक्चर इसमें कॉमन पाए जाते हैं. दैट्स वाई इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ दैट टू ग्रुप. Okay, hence they are called as a connecting links. Example in peripatus, in this one. So in the peripatus, character like segmented body, okay, a thin cuticle and the peripoda like organs are present. मतलब ये peripatus में यहाँ पे segmented body structure आपको मिलेगा. ओके, सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर मतलब सेगमेंट्स. ओके, यहाँ पे उसके ऊपर थिन क्यूटिकल भी प्रेजेंट है. थिन क्यूटिकल मतलब एक सब्सटेंस रहता है जो हम लोग को कॉकरोच के ऊपर भी मिल सकता है. ओके, थिन क्यूटिकल उनके ऊपर स्ट्रक्चर रहता है. क्लियर? एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, दीज आर द parapodia like organs which are present in their body. Okay, similarly these animals shows a tracheal respiration. Tracheal respiration means what? Trachea आपको पता ही है, right? जो हमारे बॉडी में रहता है. So tracheal respiration भी इनके पास है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोडा का जो कैटेगरी है वी आर गोइंग टू लर्न इन 6th चैप्टर. ओके, बट आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड इनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है पेरिपेटस में. सो दिस इज द आर्थ्रोपोडा कैटेगरी. ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा. इनके ऊपर भी थिन क्यूटिकल रहता है. ओके, जिससे उनके बॉडी में थोड़ा शाइन रहता है. सी देर इज सम शाइन. एक थिन क्यूटिकल की वजह से होता है. सो बेसिकली पेरिपेटस में ये दोनों की चीजें रहते हैं, राइट? आर्थ्रोपोडा से सिमिलर भी रहता है. ओके, मीन्स पेरिपेटस में सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स रहते हैं लाइक एनेलिडा. ओके, एंड उनके पास ऐसे ट्रेकियल रिस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे भी कैरेक्टर्स रहते हैं लाइक आर्थ्रोपोडा. ओके, I haven't shown you the Annelida category, na? Wait. So this is the Annelida category. Okay, we are going to learn this in the 6th chapter. Okay, till that time you have to wait for it. So this is the short note of connecting links. Hope so you understood this concept. And now lastly we'll go for the last evidences, that is embryological evidences. Embryological evidences means what? The embryo of all the animals, okay, seems to be similar. All I mean to say related to the vertebrates. Okay, let me show you the diagram.
So these all are the embryos and this is the embryonical development. Okay, so this is the first stage of embryos of fish. This is the embryo of fish, this is the embryo of salamander, this is the embryo of tortoise, and so on. These are the various embryos. In the initial phase all embryos look like similar, but as soon as their growth happens, okay, going forward उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है. करेक्ट. बट इनिशियल फेज में क्या दिख रहा है, ऑल एम्ब्रायोस लुक लाइक सिमिलर. इट मीन्स व्हाट, इनके सभी के एंसेस्टर क्या रहेंगे, एक ही रह सकते हैं. ओके, एंड दिस इज व्हाट द टॉपिक इज. इफ वी डू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, the stages of various vertebrates. Okay, if we do the comparative study of embryonic development stages of various vertebrates, then all the embryos shows the extreme similarities. All the embryos shows the extreme similarity during the initial stage. जो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि initial stage में all embryos shows similar characteristic. Okay, and those similarity decreases gradually. So as soon as the time period passes, the differences occurs. Means what, the similarity gets decreased. Okay, and they came up with some variations. Okay, so यहाँ पे हम लोग ने embryological evidences में क्या देखा, if we do comparative study of embryonic development, if we do a comparative study of embryonic development stages of various vertebrates, मतलब various vertebrates के embryonic development के stages हम लोग अगर comparatively check करें, then all the embryos shows extreme similarities. Okay, सभी embryos में similarities हम लोग को पाई जाती है in the initial stage, and those similarity decreases gradually. Okay, hope so this theoretical part is now clear to you. Thank you.